हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपन ने 11th क्लास में जो चैप्टर चल रहा था वो था पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में जो टॉपिक करवाया था अपन ने वो था आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशंस। अब आज जो अपन टॉपिक करेंगे वो है इसकी जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो सारे पॉइंट अपन करते हैं। तो टॉपिक का नाम लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अपन वापस एक बार बताते हैं कि कोई भी वैलेंस सेल या एक गैसियस एटम के अंदर जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे ये अपन क्लियर करते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर आएगा वो हो गया एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। सेकंड फैक्टर आएगा जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट या इसको अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड फैक्टर वही है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। चौथा है हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। फुली फील्ड। और पांचवा अपन ऑक्सीडेशन स्टेट भी ले सकते हैं। तो ये चार पांच फैक्टर्स है जो अपन कह रहे हैं इस पे अफेक्ट करते हैं। आई फर्स्ट तो कौन सा हो गया, एटॉमिक साइज। सेकंड जेड इफेक्ट। तीसरा शील्डिंग इफेक्ट। और चौथा जो आएगा अपना हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी। फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स। और पांचवा लिख लो एक और फैक्टर, वो है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये पांचों फैक्टर अपन अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। पांचों फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें अपन को पढ़नी है, क्या काम किए और कैसे ये फैक्टर्स जो है ये अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, ये सारी चीज़ें अपन क्लियर करेंगे। तो क्लियर करने के लिए अपन फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एटॉमिक साइज। फर्स्ट टॉपिक जो है अपना कौन सा है, एटॉमिक साइज। जनरली क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सीधी सी बात है एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। करती कैसे है, अगर आपने कहा एलिमेंट का साइज बड़ा है या एटम का साइज बड़ा है और एक एटम का साइज छोटा सा है, तो दोनों में अपन कहते हैं न्यूक्लियस तो वो का वो है। न्यूक्लियस का पावर जो है यहाँ पर थोड़ा कम लगता है और यह न्यूक्लियस का पावर क्या है, ज़्यादा होता है। तो दोनों में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है तो अपन कहते हैं बड़े और सेल्स में से या बड़े एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि साइज बड़ा है और साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल या न्यूक्लियस का पावर वहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। इजीली लूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इजीली बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ समझाने का मतलब यही है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो अपन इसके बारे में कुछ लैंग्वेज लिखते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी
of element depend on size जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सीधी किस पे डिपेंड करती है, साइज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और साइज अगर छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। if atomic size if atomic size increases, size या radius increases then ionization enthalpy decreases। अगर साइज बड़ा है तो अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। और साइज अगर छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। देखो यहाँ मैंने यही लिया है, ये मान लो एक एटम है और ये एक दूसरा एटम है। अब दोनों के पास सेल तो दो ही है। ये मान लो मैंने सोडियम का लिया और Na का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है 281, 3 सेल्स है, इसमें एक सेल और बना दो भले। और ये मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का क्या होता है 282। तो अपन कहते हैं दोनों के अंदर पावर न्यूक्लियस का वो है सेम है। लगभग इसमें 11 प्रोटॉन है और इसमें 12 प्रोटॉन है, लेकिन साइज जो है अपन कहते हैं सोडियम का थोड़ा बड़ा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस का पावर बढ़ेगा वैसे साइज को वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और साइज जितना बड़ा होगा उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कम चाहिए। तो ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर। अब नेक्स्ट जो लेते हैं अपन, इसमें साइज के बाद में किस पे है डिपेंड करेगा ये चीज़ बताते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं आईपी इज इन्वर्सली, आईपी का मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। सेकंड जो टॉपिक आएगा अपना वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट। और जेड इफेक्ट को शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा साइज क्या होती जाएगी, डिक्रीज। और साइज अगर डिक्रीज होती है तो अपन कहते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। और मुश्किल कैसे होता है ये अपन लिख देते हैं यहाँ पे, इफ जेड इफेक्ट increases then atomic size or radius decreases। So ionization enthalpy increases। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है जब अपन कहते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। और ये अपन देख सकते हैं एक पीरियड के अंदर धीरे धीरे साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और साइज अगर डिक्रीज होगी तो अपन कहते हैं यहाँ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन को लूज थोड़ा मुश्किल करते हैं।
या नॉन मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से बाहर निकलता है, लेकिन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेंगे। यही अगर बात करें ये सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस। ये जैसे जैसे अपन इस साइड में जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी तो कौन सी चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो आईपी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो अपन फॉर्मूला अगर लिखेंगे, आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये चीज़ अपन ने क्लियर हो गई कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या चीज़ डिपेंड करती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये डिपेंड करता है। फिर अपन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर, थर्ड पॉइंट है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा, तो क्या साइज बढ़ेगी या घटेगी और क्या चेंजेज आएगा, ये चीज़ अपन क्लियर करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, वापस एक बार मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर होगा, और ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेंगे, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस सेल पर कम होगा और इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी करेंगे, तो हल्का सा साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। और साइज अगर इंक्रीज हो जाएगा तो अपन कहते हैं बड़े साइज में से या इंक्रीज साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ इसकी लैंग्वेज को लिख देते हैं। इन पीरियोडिक टेबल if shielding effect increases, shielding effect increases, then atomic size increases. So ionization enthalpy decreases। अगर ये बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो आईपी क्या होगा, ही कम हो जाएगी। तो शील्डिंग इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर ये बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो आईपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब बड़े सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, इजी है। अब इसके बाद में फोर्थ पॉइंट पे आते हैं अपन। फोर्थ पॉइंट करते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेनिट्रेशन पावर कर लेते हैं। फिफ्थ ज़्यादा वो फोर्थ कर लेते हैं, या पहले हाफ फील्ड वाला कर लेते हैं। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स, फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स पे कैसे इसकी डिपेंडेंसी होगी, ये अपन क्लियर करते हैं। देखो हाफ फील्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने कहा P3 या P6, ये तो हाफ फील्ड हो गया P3, और P6 क्या हो जाएगा, फुली फील्ड। और फुली फील्ड और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। और इसके अलावा अपन लिख देते हैं D5 और D10, ये हाफ फील्ड और ये फुली फील्ड, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा होगा। ये स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो बताओ इसमें क्या डिपेंडेंसी आएगी, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा।
क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास, सीधा क्वेश्चन ले देते हैं अपन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच एलिमेंट हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से? तो आंसर में अपन लिख सकते हैं नाइट्रोजन हैव मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन, because nitrogen have half filled p orbitals that is more stable than electronic configuration of oxygen. So high energy is required to remove the electron. अब ये समझाते हैं हुआ कैसे। नाइट्रोजन जो आता है वो कितने नंबर पे आएगा, 7 नंबर पे, और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 और 2p3, ये वैलेंस सेल है। और ऑक्सीजन जो आता है वो 8 पे आता है, हालांकि 8 वाले की ज़्यादा होनी चाहिए, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या इंक्रीज़ होता है, साइज़ डिक्रीज़ होती है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज़। लेकिन होती किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। इसका रीज़न देखो 1s2 2s2 और 2p4। अब ये लास्ट p ऑर्बिटल की बात करते हैं। ये मान लो p ऑर्बिटल्स है और p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स है और p में एक एक इलेक्ट्रॉन गया। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये हाफ फील्ड बन जाएगा। और यही अगर p में देखते हैं तो p में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे अपन, 1 2 3 और 4, ये चौथा चला गया। इसका मतलब ये और इन दोनों में से जो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है। और नाइट्रोजन की अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हाफ फील्ड हाई फील्ड पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाफ फील्ड के बेस पे किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हायर एनर्जी, तो अपन नाइट्रोजन की बात करेंगे। और होनी किसकी चाहिए थी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, वैसे ही क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो आपको ये एक्सेप्शन ध्यान रखना है और किसकी स्टेबिलिटी ध्यान रखनी है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड की। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन मान लो ये भी पूछ सकते हैं आपको कि आप कंपेयर करके बताओ Cl और आर्गन, इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो Cl का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287 और इसका क्या है 288, और इसका मतलब इसके पास लास्ट p ऑर्बिटल्स होते हैं, p कितना आता है 6, और p में सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ये फुली फिल्ड हो गया। जबकि इसमें क्या होता है, फुली फिल्ड नहीं होता है, 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है यहाँ से, और रिमूव होने के लिए अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ इनमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, लेकिन इसमें से तो सारे के सारे पेयर्ड हैं।
और जो पेयर्ड होते हैं या फुली फिल्ड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या है, ज़्यादा स्टेबल होती है। इनके लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो क्लोरीन और आर्गन पे अगर क्वेश्चन बने तो आपको किसकी लिखनी है, आर्गन की ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर क्वेश्चन बने तो आपको लिखना है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी किससे, ऑक्सीजन से। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एक और बन सकता है, फॉस्फोरस एंड सल्फर, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, 3s2 3p3 आएगा फॉस्फोरस के लिए, सल्फर के लिए आएगा 3s2 3p4, और सेम रीजन बनेगा हाफ फील्ड वाला। हाफ फील्ड होता है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी और सल्फर की क्या होगी, कम होगी, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स। अब लास्ट टॉपिक आ रहा है अपना इसका फैक्टर अफेक्टिंग पे, वो आ रहा है पेनिट्रेशन पावर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर में अपन बोलते हैं एस, पी, डी और एफ में जो ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगा वो किसका होगा, एस का ज़्यादा होगा। एस का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है पी के पेनिट्रेशन पावर से। ये मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी आप ऑर्बिटल बनाओ, जैसे ये वाली चीज़ बना देते हो तो अपन कहते हैं सबसे पहले एस आता है, पी फर्स्ट सेल में नहीं आएगा, उसके बाद पी, फिर डी और एफ, ये इसको ऐसे पेनिट्रेट हो रहा है। तो न्यूक्लियस किसको सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, एस को ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है और पी को कम कर रहा है। तो अपन कहते हैं एस में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और कोई एक इलेक्ट्रॉन पी में है वैलेंस सेल में, तो पी का इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, जबकि एस का इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से रिमूव होगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है पेनिट्रेशन पावर पे। सीधा एक क्वेश्चन कराते हैं, बेरिलियम एंड बोरॉन विच एलिमेंट हैव हाई आईपी, आईपी का मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं, बी का लिखा 1s2 2s2, और बी ओनली बी का लिखा तो क्या लिखा 1s2 2s2 2p1। यूँ अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो अपन कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज है। बेरिलियम बोरॉन में बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें किस में अवेलेबल है, पी में, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है, एस में। तो एस और पी में से ज़्यादा पेनिट्रेट कौन हो रहा है, एस ज़्यादा हो रहा है। जो एस अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसका कौन सा एंथैल्पी ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की ज़्यादा होगी किससे, बोरॉन से। तो आंसर का रीजन लिख देते हैं, ड्यू टू हाई पेनिट्रेशन पावर ऑफ s orbital then p orbital high energy require to remove the electron from beryllium then बोरॉन। तो बोरॉन से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बेरिलियम के लिए, लेकिन बोरॉन के लिए एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि पेनिट्रेशन पावर में भी अपन ये बोल सकते हैं S2 में एस में अवेलेबल है और इसमें किस में लास्ट इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, पी में। और ये एक फुली फील्ड जैसा आ रहा है, एस जो है वो यहाँ पे फुली फील्ड की तरह बिहेव कर सकता है। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं और किन किन का आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ अपन बात करते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की।
तो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और एल्यूमिनियम की क्या होगी, कम होगी। तो इसी के बेस पे पेनिट्रेशन पावर का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जो ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में है, फिर पी में, डी में और एफ में है, तो अगर एफ में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, लेकिन एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, क्योंकि पेनिट्रेशन का ऑर्डर जो है वो एस, फिर पी, फिर डी और फिर क्या आता है, एफ आता है। इसी के बेस पे अपन कहते हैं ये जितना ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा न्यूक्लियस इन ऑर्बिटल्स को, इनमें से एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एस की सबसे ज़्यादा, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की। तो ये आज के टॉपिक में अपन ने जो करवाया वो था फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी में 5 फैक्टर्स बताए थे। फर्स्ट था एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ की जगह आप लिख सकते हो नंबर ऑफ़ सेल्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ेंगे साइज़ बढ़ जाएगी, और साइज़ बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। सेकंड टॉपिक था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट अगर जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होता है तो आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। सेकंड टॉपिक हो गया। थर्ड टॉपिक था अपना, इसका अपना जो टॉपिक था इसमें ऑक्सीडेशन। ये थर्ड टॉपिक अपन पेनिट्रेशन पावर लिख सकते हैं, जिसमें अपन बोल सकते हैं जो ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा न्यूक्लियस को, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और उसके बाद में जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था पेनिट्रेशन पावर के बाद में, इसका शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में अपन कहते हैं जितना शील्ड करेगा या जितने पास में इलेक्ट्रॉन होंगे वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो साइज़ क्या होगी, बढ़ेगी। तो शील्डिंग इफेक्ट से एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होती है, और एटॉमिक साइज़ अगर इंक्रीज होगी तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और लास्ट जो टॉपिक था वो था हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड की और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसी के बेस पे अपन ने कहा था कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी दूसरे अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस से। तो आज के टॉपिक में अपन ने ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉपिक कंप्लीट किया है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, और इनके कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही है। थैंक you for joining this class and to be watching this video and share this video. Thank you all students.